साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। हाथरस कांड में अभी तक जो कुछ भी हुआ तकरीबन आपके संज्ञान में सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन नेशन जनमत इस बात का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इस कांड के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष को हासिल क्या हुआ। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के कुछ नेताओं और पार्टियों पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि जाति दंगे भड़काने की साजिश की जा रही थी। सत्ता पक्ष ने पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा, नौकरी और घर की घोषणा करने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने काफी हद तक इस मामले में सकारात्मक रोल अपनाते हुए जो विपक्ष की वास्तविक भूमिका होती है वो निभाने की कोशिश की। फिर भी लोगों के जहन में सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख दो पार्टियां जिनको सबसे मजबूत विपक्ष माना जाता है, जो बारी बारी से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती रहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, ये दोनों लोग अपने एसी वाले कमरों को छोड़ करके हाथरस तक क्यों नहीं पहुंचे, इसका उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको याद दिला देता हूं। यह तस्वीर है सितंबर 2018 की। अखिलेश यादव विवेक तिवारी हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर देखिए, यह है बहुजन समाज पार्टी के मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत के नेता कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा की। ये भी उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन क्या वजह है कि अखिलेश यादव या मायावती का कोई इतने बड़े कद का सिपह सालार हाथरस नहीं पहुंचा? इन तस्वीरों को देखने के बाद एक तस्वीर और देख लीजिए। इसमें दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पंडित दिनेश शर्मा और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी। केवल ये दो लोग ही नहीं, मेयर, मंत्री आशुतोष टंडन, डीएम समेत तमाम सारे आला अधिकारी घर पर पहुंचे थे और मृतका की पत्नी कल्पना तिवारी को घटना के चौथे दिन ही 40 लाख रुपए मुआवजा थमा दिया था। घोषणा होने के 12 दिन बीतते बीतते A क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास की नौकरी भी दे दी गई थी। 28 सितंबर को हत्याकांड होता है, 11 अक्टूबर को OSD की नौकरी दे दी जाती है। इन सारी बातों को समझने के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि सरकार जिस एजेंडे पर जिन लोगों के लिए काम करना चाहती है वो उनके लिए पूरे शिद्दत से काम कर रही है। लेकिन आपके लोग भी उस मीडिया की एजेंडा सेटिंग में फंस जाते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी गलत नहीं लगा कि अखिलेश यादव चाहे कल्पना तिवारी के यहां जाएं या किसी मिश्रा के यहां जाएं या किसी दुबे के यहां जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में जाति के आधार पर यह तय नहीं होना चाहिए कि कौन सा नेता कहां जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि संजीत यादव का अपहरण होता है, हत्याकांड होता है, अभी तक पुलिस बरामदगी नहीं कर पाती है उस व्यक्ति की लाश की। प्रतापगढ़ में कांड होता है, तमाम सारी जगह पर जहां पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न होता है, मारे जाते हैं, तब अखिलेश जी कहां गायब हो जाते हैं। जिस तरीके से विवेक तिवारी के लिए अखिलेश यादव का प्रेम उमड़ता है, घुमड़ता है, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हैं, वैसा रुख हाथरस के कांड में क्यों नहीं देखा जाता है। इस वीडियो को देखने वाले लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल तो गया था। जरा पेपर की हेडिंग पर गौर करिए, हाथरस केस, लंदन से अखिलेश यादव ने दिए निर्देश। आज 11 सपा नेताओं को साथ लेकर पीड़िता के गांव जाएंगे नरेश उत्तम। हाथरस मामला, पीड़िता के परिवार से मिलेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए निर्देश। अब भक्त किस्म के कार्यकर्ता बताने की कोशिश करेंगे अखिलेश जी लंदन गए हुए थे एडमिशन के सिलसिले में। तो क्या जब लंदन नहीं गए थे, जब वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही रहते हैं, तब किस व्यक्ति के घर पर उसके आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं? मायावती जी ने कांसीराम साहब से इतना तो एडॉप्ट कर लिया कि अपने लोगों को बिना सत्ता में आए बिना संघर्ष नहीं करवाना है, सड़क पर नहीं लाना है। ये बात कांसीराम साहब ने उस समय कही थी जब लोग यानी कि बसपा का जो मूल वोटर कहा जाता था वो इतना पीड़ित था, इतना उत्पीड़ित था कि यह तय था कि अगर सड़क पर आएगा तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, तो दोबारा वो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने कांसीराम साहब की ये बात तो समझ ली कि सड़क पर नहीं उतरना है, लोगों के घरों में नहीं पहुंचना है, सत्ता जब आएगी तब काम करना है। वो समय उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन बदलते हुए समय में आपके वोटर, आपके लोग भी मजबूत हुए हैं। मगर अफसोस कि आपने अपने लोगों की परिभाषा बदल ली।
कांसीराम साहब से मतलब की बात तो ले ली, मलाई मलाई तो ले ली, लेकिन कांसीराम साहब जिस मिशन और मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़े थे वो तो आपने पूरी तरीके से गायब कर दिया। समय के साथ कुछ कुछ इंसान को बदलना पड़ता है, क्योंकि मायावती जी का जो पहले वाला टेन्योर था उसमें निश्चित तौर पर बहुजन समाज के लिए काफी अच्छे काम हुए, लेकिन बदलते समय के साथ आप इतना बदल गई कि मिशन और मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। सिर्फ सत्ता पाने के लिए हर कीमत पर समझौते किए जाने लगे। इसके असली गुनहगार हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं, जिन्होंने जातिवाद के बसीभूत होकर विकल्प तैयार नहीं करे। विकल्पहीनता की स्थिति में इन नकारे नेताओं को यह बात समय के साथ समझ में आती रही कि तुम जाओगे कहां, क्योंकि कुछ पार्टियों के साथ कुछ तथाकथित वोट बैंक को ऐसे चिपका दिया गया कि नेता भले ही उनके लिए काम करें या ना करें, लेकिन आप मजबूरी की स्थिति में वोट देने कहां जाएंगे। रोएंगे तो आपके आंसू पोंछने कोई नहीं जाएगा, तो आप घुमा फिरा करके फिर उन्हीं नेताओं को मजबूत करने में लग जाएंगे। हमारे आपके जातिवाद की वजह से ही इन नेताओं को पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इनके घर पे कोई दूसरा नहीं जाएगा। हम सभी लोगों को पूरी बहुजन पॉलिटिक्स में यही कंपटीशन पैदा करना है, और इस कंपटीशन के लिए जो भी जरूरी हुआ, जो भी आगे आया, भले ही वो आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हो, संजय सिंह हो, डेरेक ओब्रायन हो, कांग्रेस के नेता हो, ओम प्रकाश राजभर हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, कोई भी नेता अगर वो बहुजन समाज के लिए आगे आता है और इन नेताओं को कंपटीशन करके जगाने का काम करता है। एक प्रमुख नाम मैं भूल रहा था, चंद्रशेखर आजाद। आप कुछ भी कहते रहिए, हकीकत यही है कि इन नेताओं की सक्रियता की वजह से तमाम सारे नकारे नेता जागे। हाथरस कांड में सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने अपना रोल निभाया था। न सिर्फ अलीगढ़ पहुंचे, हाथरस पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया, पीड़िता के शव को लेकर के यहां हाथरस तक आ रहे थे, बीच में उनकी गिरफ्तारी हुई। यही वजह है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस के टारगेट में चंद्रशेखर आजाद हैं। यह आरोप लगाया गया कि 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से की गई है ताकि जाति दंगे भड़काए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय ने अपनी जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस की थ्योरी से साफ मना कर दिया है। अब चंद्रशेखर आजाद मानहानि का दावा ठोक रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ। उनका साफ साफ कहना है कि मेरे संबंध अगर जोड़ दिए जाएं विदेश की फंडिंग से तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। हाथरस कांड के पीड़ितों के लिए जो कष्ट मूल पार्टियों को यानी कि सपा और बसपा में दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। सपा की बात मैं ज्यादा इसलिए करता हूं क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पिटने के लिए, लाठीचार्ज के लिए, सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। सोचने की बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसके कार्यकर्ता तमाम सारे मुद्दों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं, एक ही इशारे में अपने नेता के कहने पर सड़क पर आने के लिए, लाठी खाने के लिए, मरने तक के लिए तैयार रहते हैं, उस पार्टी का नेता आखिर किस वक्त के इंतजार में है, अपने एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता, यह बात समझ से परे है। पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे थे पहले अटेम्प्ट में, तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी से पहले एक पुलिसकर्मी के धक्के से राहुल गांधी सड़क पर गिर गए। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोगों ने इस बात को इस ढंग से प्रेजेंट करते हुए फेसबुक पर लिखा कि हमारे नेता यानी कि अखिलेश भैया को अगर धक्का लग जाता तो हम पूरे प्रदेश में आग लगाते थे। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपके नेता सड़क पर उतरते तो सही, हाथरस जाते तो सही, तब पुलिस का धक्का लगता, तब आपको ये काम करने का मौका मिलता। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उस वीडियो से आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके नेताओं के अंदर जो बहुजन समाज की बात करते हैं कहां कमी रह गई है। अरे भैया ये वीडियो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का है। सड़क पर बैठी हुई दिख रही हैं, पुलिस उनको घसीटते हुए दिख रही है, गिरफ्तार करते हुए देखी जा रही हैं। ये सब स्थिति तब है
जब आम आदमी पार्टी न उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से है, न उसके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा संख्या में हैं, फिर भी लगातार संजय सिंह, राजेंद्र पाल गौतम और संजय सिंह की पत्नी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। राजनीति में यही त्याग, यही समर्पण, यही हौसला, यही जज्बा देखा जाता है। अगर आप इसको राजनीतिक स्टंट कहते हैं तो मैं विपक्ष के इस राजनीतिक स्टंट का स्वागत करता हूं, क्योंकि शादी के आधार पर अगर कोई व्यक्ति सांसद, एमएलसी और विधायक बन जाएगा तो उसके अंदर इस तरह के संघर्ष की प्रेरणा बिल्कुल नहीं आएगी। कुछ लोग शादियों से बन जाते हैं, कुछ किसी खास परिवार में जन्म लेने से बन जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके परिवार की वजह से आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन इस समय तुलना करके देखिए, जो लोग अपेक्षाकृत इन लोगों से राजनीतिक विरासत के रूप में छोटे परिवारों से आए हैं, वो लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। राहुल और प्रियंका पर आप वंशवादी राजनीति का आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन फिलहाल ये दोनों लोग लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं। आप कहेंगे सत्ता के लिए, तो आप भी सत्ता के लिए सड़क पर आ जाइए, दिक्कत कहां है। चलिए, आपने कहा कि पहली बार में राजनीतिक स्टंट कर रहे थे, तो दूसरी बार क्या जरूरत थी हाथरस जाने की? दूसरी बार भी गए। इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू महीने में तकरीबन 7 से 10 बार, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं हिरासत में होते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। मान लिया ये राजनीति कर रहे हैं। डेरेक ओ ब्रायन, ये किस पार्टी के सांसद हैं? तृणमूल कांग्रेस के, यानी कि पश्चिम बंगाल में इनकी पार्टी सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल सत्ता में आते हुए तो दिख नहीं रही है। डेरेक ओ ब्रायन को क्या जरूरत थी कि अपनी सांसद काकोली घोष, प्रतिमा मंडल और पूर्व सांसद ममता ठाकुर को लेकर के हाथरस पहुंचे। हाथरस पहुंचे, पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, नीचे गिर गए। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इनको धक्का मारते हुए बाहर कर देते हैं। ये वो लोग थे जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हाथरस पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे जयंत चौधरी, जो खुद सांसद थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को समझ में आ गया है कि धर्म की चाशनी में लिपटे हुए ये लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अब इतने मतांध हो चुके हैं कि उनको यह भी नहीं समझ में आएगा कि उनके नेता पर, उनके विरासत पर लाठीचार्ज की जा रही है। सोचिए, जाटलैंड के अंदर अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज की हिम्मत, वो भी ऐसे समय में जब वो मीडिया को बाइट दे रहे थे, कोई बवाल नहीं कर रहे थे। सरकार में इस तानाशाही की हिम्मत हमारी आपके मतांधता की वजह से ही आई है। ऐसा नहीं है कि हाथरस कांड में विपक्ष ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, लेकिन सरकार को यह पता है कि हम जरा सा मुद्दा डाइवर्ट करेंगे और आप उसी मुद्दे की चाशनी में भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। केरल के पत्रकार सिद्धिक कंपन, जो हाथरस पीड़िता से मिलने जा रहे थे, उनके ऊपर राजद्रोह और यूओपीए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र से आकर के इस परिवार से मिल सकते हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेता आकर के इस परिवार से मिल सकते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं, हाथरस मिलने जा सकते हैं, लेकिन आपके ये तथाकथित बहुजन समाज की पार्टियां कही जाने वाले लोग घर से बाहर निकल करके पीड़िता के परिवार से नहीं निकल सकते हैं। अब इसका समस्या तो मैंने बता दी, इसका समाधान क्या होना चाहिए? अपने अपने जातिगत दायरे और खांचे से बाहर निकलिए। जाति के आधार पर नेताओं को सामाजिक न्याय का पुरोधा मत बताइए। जो भी नेता बहुजन समाज के लिए, वंचित वर्ग के लिए काम करते हुए दिख जाएं, उन नेताओं की सोशल मीडिया पर तारीफ करिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुर्मी समाज के लोगों को अनुप्रिया पटेल के 2-4 संसद में दिए हुए भाषण नजर आ जाएं, स्वतंत्र देव सिंह के एक आध बयान नजर आ जाएं, या मौर्य समाज के लोगों को केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के ही, बाबू सिंह कुशवाहा के ही बयान नजर आ जाएं, या अन्य लोगों को, यादव समाज के लोगों को केवल अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव या धर्मेंद्र यादव में ही सामाजिक न्याय नजर आए। ये स्थिति कभी नहीं बदलेगी। क्रॉस होना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी का नेता अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो जाति के दायरे से बाहर निकल करके मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करिए। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करनी पड़े, ओम प्रकाश राजभर की करनी पड़े, बाबू सिंह कुशवाहा की करनी पड़े, या किसी भी ऐसी पार्टी की जिन पार्टियों को आप सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं मानते हैं, लेकिन उसका भी नेता अगर सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो संजय सिंह हो, इन सब की तारीफ करनी होगी। इन सब की तारीफ जब आप करेंगे
तब आपके नकारे नेताओं को समझ में आएगा कि हमारा समाज काम मांगता है, समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है, संघर्ष मांगता है। तब वो सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे। वरना मीडिया के बनाए हुए एजेंडे में ऐसे ही विवेक तिवारी हत्याकांड पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष हल्ला मचाएगा और आपके अपने लोगों के मरने पर ये नेता अपने महलों से बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि हमें कई विकल्प तलाश करके रखने हैं। विकल्प जब ज्यादा हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा कि इस बात का कि मैं अगर हाथरस नहीं पहुंचूंगा तो ये पहुंच जाएंगे, मैं अगर संजीत यादव के यहां नहीं पहुंचूंगा तो ये पहुंच जाएंगे, मैं अगर प्रतापगढ़ कांड में नहीं पहुंचूंगा तो ये पहुंच जाएंगे। जब इस तरह के कंपटीशन की भावना पैदा होगी तो जाति के नाम पर अपने अपने समाजों के वोट बैंक की दलाली करने वाले नेताओं को मजबूरी में ही सही समाज के लिए काम करना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है